हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है, इसे हम किस तरह से करते हैं ये हम समझेंगे। आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हम इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है और इसका यूज़ क्यों होता है, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। आज हम इसलिए ये आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बैंक रिकन्सिलिएशन के ऊपर रहेगा। हम जो भी एंट्रीज बुक्स में करते हैं, परचेज करते हैं, सील करते हैं, सील करने के बाद हम उसको पेमेंट आता है हमारे पास और बैंक में पेमेंट आती है, बैंक से पेमेंट हम करते हैं। और कुछ ऐसे एक्सपेंस रहते हैं जिनको हमें बैंक से पेमेंट करना पड़ता है, डायरेक्टली पेमेंट भी करनी पड़ती है। और इन सब की एंट्री हमारी जो रहती है वो अकाउंटिंग वाउचर में हम टैली में करते हैं और उस टैली से जो हमारा बैंक में जो एंट्री क्लियर हो जाती है तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो करती है। तो उन एंट्रीज को हमें मिलाना पड़ता है कि कौन सी एंट्री क्लियर हुई, कौन सी एंट्री क्लियर नहीं हुई। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम बैंक किसी या किसी पार्टी को चेक देते हैं या किसी पार्टी से हमें चेक मिलता है तो क्या होता है, चेक क्लियर होने में 2 या 3 दिन का समय हमारा क्लियर में लग जाता है। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या कई बार वीक ऑफ हो जाता है तो उसके कारण डिले हो जाता है। तो क्या होता है, मान लीजिए आज हमें कोई चेक मिला था, आपको कोई चेक हमें मिला है, किसी पार्टी से हमें चेक मिला, उस चेक को हमें बैंक में हमने लगा दिया। बैंक में लगाने के बाद वो जो चेक हमारा 2 या 3 दिन बाद क्लियर हो जाता है। तो क्लियरिंग में वो हमारा जो समय लग जाता है उस कारण से हमें क्या होता है, बॉक्स में जब हम एंट्री मिलाते हैं तो हमारा क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा चेक क्लियर हुआ, कौन सा चेक क्लियर नहीं हुआ, कौन सा चेक आउटस्टैंडिंग है, कौन सा अमाउंट क्लियर हुआ। कई बार क्या होता है, चेक बाउंस भी हो जाता है, उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। कई बार पार्टी के अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई बैंक में कोई सर्वर डाउन होता है, जिस कारण से कोई इशू हो जाते हैं, टेक्निकल इशू अलग अलग तरीके से होते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाता है कि हमारी एंट्री क्लियर नहीं हो पाती और हमें पता भी नहीं चल पाता कौन सी एंट्री क्लियर है, कौन सी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक का एक स्टेटमेंट जो रहता है उसको मिलाने के लिए हमें यहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन के फीचर मिल जाते हैं। टैली में बहुत अच्छा फीचर दिया गया है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर उसको रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी बुक्स में एंट्री कर लेते हैं। एक मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाने जा रहा हूँ जिसमें आप यहाँ पर सीख लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको यही प्रैक्टिकल सिस्टम पे करके भी बताऊंगा कि इस सिस्टम पे किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम सीखेंगे, ये बुक्स है हमारी, बुक्स मतलब मीन्स हमारी जो टैली में हम एंट्री करेंगे, ये टैली में जो हमारी एंट्रीज हैं, इन टैली की एंट्रीज को हम बैंक रिकन्सिलिएशन जो हमारा बैंक का जो स्टेटमेंट है वो आप इसको समझ लीजिए, ये हमारा बैंक का स्टेटमेंट है। ये हमारी टैली की जो एंट्रीज हैं, टैली में जो हमने एंट्रीज की हैं उनकी बुक्स की एंट्री है। अब ये किस तरीके से शो करती है यहाँ पर, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और सबसे पहले हम अपनी एंट्री समझ लेते हैं। ये बैंक का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं, एक होता है जो हमारी बुक्स में डेबिट साइड आएगा वो बैंक की बुक्स में क्रेडिट साइड आएगा, और जो बैंक की बुक्स में डेबिट साइड आएगा वो हमारी बुक्स में क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन हमारे लिए डेबिट में है वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा, और जो ट्रांजेक्शन बैंक के लिए डेबिट में है वो हमारे लिए क्रेडिट में हो जाएगा। अपोजिट चलता है, जस्ट अपोजिट। तो हमें यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे, हम यहाँ कॉन्ट्राक्टी से समझ लेते हैं कि हमने सबसे पहले बैंक में कैश जमा किया। हमारा बैंक, मान लेते हैं कि हमारा बैंक जो है SBI बैंक में अकाउंट है और SBI बैंक में अकाउंट है और हम सबसे पहले कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, SBI बैंक में 500 रुपये। तो हमने जैसे कि इसकी एंट्री हमारी काउंटर वाउचर में होती है तो पाने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक डेबिट जाएगा और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हमारी बंदा एंटर करते हुए हम सेव करा देंगे तो हमारी एंट्री सेव हो जाती है। तो हमारी एंट्री जब हम ये हमारे पास से बैंक डेबिट हो गया, अब जब हम बैंक के स्टेटमेंट में देखेंगे तो हमारी एंट्री ये क्रेडिट साइड शो करेगी। ये हमारा स्टेटमेंट है बैंक का, यहाँ पर लिखा रहेगा कैश डिपॉजिट, तो यहाँ पर 500 रुपये हमारा क्रेडिट साइड शो करेगा और यहाँ पे हमारे सामने लास्ट में लिखा रहता है बैलेंस, तो हमारे यहाँ बैलेंस लिखा रहेगा 500 रुपये। जब हम बैंक में कैश जमा करेंगे तो हमारे साइड पर बैलेंस लिखा रहता है, तो वहाँ क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है बैंक। तभी अगर बैंक का स्टेटमेंट देखेंगे या बैंक के पासबुक देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पूरे प्रॉपर तरीके से मेंशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने अगेन कैश जमा किया है 1000 रुपये का, तो फिर अगेन हमारा SBI बैंक डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया हमारा कैश।
उसके बाद हमने अगेन कैश जमा किया है 500 रुपये का, तो SBI बैंक डेबिट हो गया और SBI बैंक कैश हमारा क्रेडिट हो गया। इस तरीके से हमारी ये 3 एंट्री हो गई। तो ये 3 एंट्री हमारी किस तरीके से आएगी, ये देखिए बैंक के स्टेटमेंट में। अगर मान लो ये सेम डेट में करा तो सेम डेट में आएगी, अलग अलग डेट कर रहे हैं तो अलग अलग डेट में आएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने सेम डेट में अमाउंट जमा किया है, इसलिए हम यहाँ सेम डेट में हमारी 3 एंट्री आ रही है, 500 रुपये की, 1000 रुपये की और 500 रुपये की। ये हमारा अकाउंट, ये हमारा बैंक का स्टेटमेंट था, उसमें एंट्री आ चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो है बैंक में हमारा आ रहा है 1/4 को ही आ रहा है, टी एक्सपेंस डेबिट के नाम से आ रहा है। ये हमने किसी पार्टी को पेमेंट किया था, उसका नाम है मोनू मालू पे, मोनू टी को हमने यहाँ पर पेमेंट किया था। मोनू टी वाले का जो अकाउंट है मोनू टी के नाम से है, तो उसको हमने यहाँ पर पेमेंट किया। तो यहाँ बैंक के हमारे इसमें जो पासबुक बोले या स्टेटमेंट बोले तो उसमें हमारा लिखा आएगा मोनू टी, क्योंकि हमने पार्टी को अपने नेम के जिस नाम से अकाउंट होगा उस नाम से अकाउंट के नाम से पेमेंट होती थी। यहाँ पे मोनू टी लिखा हुआ है। तो हमने उसे 35 रुपये का चेक किया था, तो 35 रुपीज़ का हमने पेमेंट किया। तो उसकी पेमेंट की एंट्री हम अपनी बुक्स में कैसे करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाके उसकी एंट्री होगी। और हम जो कि हमारे लिए जो चाय का जो एक्सपेंस है वो खर्चा है, तो हम उसको खर्चे के नाम से बुक करेंगे। तो यहाँ पर हमने टी एक्सपेंस के नाम से लेकर बनाया हुआ है और यहाँ पर हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। और उसके बाद हम 35 रुपीज़ का डेबिट करेंगे। और खर्चे जो हमारे होते हैं, ऑल एक्सपेंस जो होते हैं हमारे डेबिट होते हैं, और हमारे बैंक पेमेंट जो हो रहा है वो हम बैंक से कर रहे हैं, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमने यहाँ 35 रुपीज़ की एंट्री करी और एंट्री करते हुए सेव करा दी, जिस तरह से हमारी एंट्री सेव हो जाती है। और हमारा जब ये हमारा जो पेमेंट है SBI से पेमेंट हुआ तो SBI हमारा क्रेडिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हुआ तो ये हमारा बैंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो एंट्री आएगी बैंक के स्टेटमेंट और डेबिट साइड आएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या हुआ, किसी पार्टी को हमने पेमेंट किया है जिससे हमने गुड्स परचेज किया था। तो रमेश नाम की कोई पार्टी है, रमेश नाम की पार्टी को हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगी, पाने वाला हमेशा डेबिट होता है। तो पेमेंट किसको मिल रही है, रमेश को मिल रही है। तो रमेश डेबिट हो गया 160 रुपीज़ का, हमने इसको चेक दिया है और हमारे पेमेंट किस वहाँ से गया, SBI बैंक से गया। तो SBI बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर पाने वाला रमेश डेबिट और SBI बैंक क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे आगे रमेश जो है वहाँ पर पेमेंट किया है हमने, तो SBI बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, हमारी बुक्स में क्रेडिट हो गया। बट बैंक की बुक्स में क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट हमारा डेबिट साइड आया, क्योंकि हमारे बैंक से अमाउंट से निकला हुआ, बैंक से हमारा पेमेंट गया है इसलिए। उसके बाद हमारे पास पंकज किसी पार्टी से हमने गुड सेल किया हुआ था, उस पार्टी से हमारे पास पेमेंट आया है, उसकी एंट्री हमारे पास रिसीव वाउचर में होगी। जो भी पेमेंट हमारे पास आता है उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में करते हैं। अब पार्टी से मतलब पंकज से आया तो पंकज क्रेडिट हो गया और अमाउंट हमारा किसमें आया, बैंक में आया, तो SBI बैंक डेबिट हो गया। तो पाने वाला में से डेबिट होता है, बैंक हमारा बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट हो गया। अब यहाँ पे हमने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया, तो बैंक में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो बैंक में ये पंकज जो है हमारा क्रेडिट साइड शो करेगा। जब हम बैंक का बैलेंस चेक करेंगे तो हमारे स्टेटमेंट चेक करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड शो करेगा। इस तरह से हमें यह मिल जाएगी। और उसके बाद अगेन हम यहाँ पर महेश को पेमेंट कर रहे हैं, 110 रुपये का महेश को हमने गुड्स परचेज किया था, उसके जगह हमने यहाँ पर पेमेंट किया। तो महेश डेबिट हो गया और SBI से किया तो SBI क्रेडिट हो गया। यहाँ पे SBI क्रेडिट हुआ और यहाँ पर SBI डेबिट आ रहा है। हमारा महेश जो पेमेंट किया था हमारा डेबिट साइड एंट्री आ रही है। इस तरह से हमारी बैंक की स्टेटमेंट है और हमारी ये बुक्स में सारी एंट्री हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमें एंट्रीज कर दी सारी। अब हमें इन एंट्रीज को जो हमने अपनी बुक्स में एंट्री करी है, इस बुक्स की एंट्री को बैंक के स्टेटमेंट से मैच करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमने जो बैंक में कैश जमा किया है, 1 तारीख में हमने कैश जमा किया है और बैंक में हमारा ये कैश तो हमारा सेम डेट में ही जमा होता है, सेम डेट में ही रिफ्लेक्ट करता है। तो हम ये एंट्री कैसे मैच करेंगे, तो हम इसकी मिलाने के लिए आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में, जाएंगे अकाउंट बुक्स में, जाते डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाते हैं और उसके बाद हम कैश बुक में जाते हैं और बैंक बुक। तो कैश बुक बैंक बुक में से हम यहाँ पर बैंक बुक सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा अकाउंट जो SBI बैंक में है, तो हमने अपने जो ट्रेडिंग जो लेजर बनाया हुआ है SBI बैंक के नाम से बनाया हुआ है, तो SBI हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और SBI अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम और उसके बाद हमारा मंथ शो करता है, तो मंथ में हम वहाँ पर जिस मंथ का भी हम बैंक का रिकन्सिलिएशन मिलाना है उस मंथ को हम सेलेक्ट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो हमारे सामने जितनी भी हमने बुक्स में जितनी भी एंट्रीज की हैं ये हमारे सामने वहाँ डिस्प्ले होने लगती हैं। डिस्प्ले होने के साथ साथ अब हमें क्या करना है, बैंक में जो एंट्रीज क्लियर हो चुकी है उस एंट्रीज को हम अपने बुक से मैच करना है कि एंट्री क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमारे सामने एक बैंक डेट का ऑप्शन शो होने लगता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा जो पेज रहेगा वो रहेगा बैंक का स्टेटमेंट। ये एंट्रीज तो हमारी सारी टैली में है, तो हमें क्या है बैंक का जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर देखेंगे कि
पहली एंट्री हमारी कौन सी है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बैंक में 1/4/2021 को कैश जमा किया था, जो 500 रुपये, 1000 रुपये और 500 रुपये, ये 3 एंट्री हमारी 1 तारीख में है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बैंक का ऑप्शन आया है उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 तारीख एंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 1/4 एंटर करेंगे तो हमारा नीचे आप देखेंगे इसमें क्लोजिंग बैलेंस एज पर बैंक बुक दिखा रहा है, तो वहाँ पर हमारा अमाउंट शो करने लगेगा 500 रुपये। इस तरह से हमारी एंट्री आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, टी एक्सपेंस का हमने यहाँ पर पेमेंट किया था 35 रुपीज़। तो ये हमारा बैंक में हमारा डेबिट साइड दिख रहा है और हमारी बुक्स में एक क्रेडिट साइड शो करेगा। तो यहाँ पे भी हमारी 1 तारीख डेट थी, तो हम यहाँ पर आगे यहाँ पर 1 तारीख डेट डालेंगे, तो हमारा जो अमाउंट था वो हमारा कम शो करने लगेगा। जैसे हमने यहाँ 500 रुपये जमा किए, टोटल 2000 रुपये जमा किए थे। 2000 रुपये में से 35 रुपीज़ लेस होने के बाद हमारा अमाउंट जो देखेगा 1965 हमारा अमाउंट शो करने लगेगा स्क्रीन में। नीचे सबसे नीचे देखिए बैलेंस एज पर बैंक बुक दिखेगा, जो हमारा बैंक बुक में बैलेंस होगा वो हमारी टैली में भी शो करने लगेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमने रमेश को पेमेंट किया है अगेन, तो रमेश का जैसे हम पेमेंट देखेंगे तो वहाँ पर हमने अपनी बुक्स में जो एंट्री है ही है, साथ में हम बैंक के डेट के सामने वहाँ पर जो भी बैंक का मान लेते हैं 3 तारीख को हमारा चेक क्लियर हुआ है। हमने यहाँ 1 तारीख को चेक इशू किया था, बट बैंक में हमारा 3 तारीख को क्लियर हुआ है। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, जहाँ हमारा बैंक की डेट आ रही है वहाँ पर हम 3 तारीख एंटर करेंगे। 3 तारीख एंटर करने के बाद एंटर करेंगे तो हमारे सामने वहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा निकल के आएगा 1805 रुपये। बैंक निकल के हमारा बैलेंस निकल के आ गया 1805 रुपये का। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगेन हमें यहाँ पर पेमेंट प्राप्त हो रहा है पंकज से पैसा मिला, तो पंकज की एंट्री हमारे बॉक्स में होगी। और उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डेट डालेंगे। मान लेते हैं पंकज से हमें चेक मिला था 2 तारीख में, 1 तारीख में मिला था, और उसके बाद हमें जो बैंक में क्लियर हुआ वो 3 तारीख में क्लियर हुआ है। तो हम उसकी एंट्री यहाँ पर 3/4/2021 डालेंगे, तो हमारा बैंक का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा और एंट्री निकल कर सामने आ जाएगी। इस तरह से हम एंटर करते हुए इसको सेव करा देंगे। और उसके बाद नीचे हमारा जो बैलेंस दिखाएगा, यहाँ पर 2 तरीके से बैलेंस दिखाएगा। एक बैलेंस शो करेगा बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, और दूसरा बैलेंस शो करेगा अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, और तीसरा हमारा शो करेगा बैलेंस एज पर बुक। तो जो बैलेंस एज पर बुक है वो हमारा बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस और हमारी टैली का बैलेंस से मैच होना चाहिए। अगर ये और वो दोनों सेम नहीं है तो आपका बैंक रिकन्सिलिएशन मैच नहीं होगा और आप जो भी एंट्री करेंगे वो आपकी एंट्री गड़बड़ रहेगी। इसलिए बैंक का रिकन्सिलिएशन इसलिए किया जाता है कि आपने बैंक में कोई गड़बड़ हो जाती है या टैली में कोई एंट्री गड़बड़ हो जाती है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से मैच कर सकते हैं। कई बार क्या हो जाता है, बैंक जो रहती है बैंक हमें बैंक चार्ज भी कर लेती है। कई बार जैसे मान लीजिए हमारे पास चेक बुक इशू होती है या कोई एसएमएस चार्जेस का जो हमारा मंथली क्वार्टरली हमारा जो अमाउंट डिडक्ट होता है, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? उसकी एंट्री भी हमें बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ही करनी पड़ती है। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा 50 रुपये बैंक ने हमको एक्सपेंस चार्ज कर दिया, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक इंटरेस्ट का एक लेजर बनाएंगे, बैंक इंटरेस्ट का लेजर हमने बनाया, बैंक चार्जेस का एक लेजर बनाएंगे और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और उसके बाद हमको सेव करा देंगे। और इस तरीके से एंट्री करेंगे, जो हमारा 50 रुपये रहेगा वो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करके उसको सेव करा देंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी बैंक के आधार पर भी हम कुछ एंट्रीज हमें करनी पड़ती है। कई बार क्या हो जाता है, कुछ चेक बाउंस हो जाते हैं, चेक बाउंस होने की एंट्री भी हमारे उसमें चेक सब बैंक का रेट अलग अलग होता है। कोई बैंक 250 रुपये चार्ज करती है, कोई 100 रुपीज़ चार्ज करती है, कोई 150 रुपये चार्ज करती है। तो वो एज पर बैंक कैलकुलेशन जो भी रहता है उनका उनके हिसाब से रहता है। तो वो उन एंट्रीज को भी हमें यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ही एंट्री करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन होता है और बैंक हमें बनाने की आवश्यकता इसलिए होती है। और जो आउटस्टैंडिंग हमारा रह जाता है तो हमें वो पता करना पड़ता है कि वो हमारा अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ है। इस तरह से हम कहीं पर भी जहाँ पे भी हम काम करते हैं उस जगह पे उस जगह का हम प्रॉपर तरीके से हिसाब किताब रख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। कई लोगों को ये बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं आता, कई लोग इस तरीके को मैनुअली करते हैं। मैनुअली करने में कई बार क्या हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, एरर भी हो जाती है। तो ये मैनुअली ना करते हुए हम इसको क्या करते हैं, बैंक का जब हमें फीचर दिया गया तो हम इसका बैंक रिकन्सिलिएशन का फीचर का यूज़ करते हैं F5 प्रेस करने के बाद और एंटर करके हम सेव करा देते हैं। तो हमारा बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस मैच करना चाहिए, तभी हमारा अकाउंटिंग का पर्पस सॉल्व होगा और हिसाब किताब मेंटेन करने का पर्पस सॉल्व होगा। इस तरह से हम यहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं और मैच करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर और जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।